Hello guys, welcome you all in this session. In this session we will going to discuss about budget. तो इस सेशन में हम यूनियन बजट को डिस्कस करने वाले हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के लिए प्लान करती है, हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए प्लान करती है। तो आपको ये पता ही होगा, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में अपने फिस्कल पॉलिसी वाले सेशन में आपको बताया था कि जो ये बजट प्लान किया जाता है ये कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। जैसे कि मैंने बताया भी था कि जो कंट्रोल है इकोनॉमी का किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। और उसी गवर्नमेंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं कि आपके कुछ सामाजिक दायित्व हैं। और अपने इन दायित्व को, अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट कंट्री के लिए बजट प्लान कर रही होती है। ये जो बजट कंट्री के लिए प्लान कर रही होती है ये हर एक इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है। तो जो बजट वो बना रही होती है वो डेवलपमेंट के लिए होता है। और जब वो डेवलपमेंट की प्रोस्पेक्ट से बजट बनाती है तो हर किसी का डेवलपमेंट होता है कंट्री में। क्लियर। तो यहाँ पर हम यूनियन बजट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि किस तरीके से वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बजट प्लान करती है और किस तरीके से अपने इकोनॉमिक गोल्स या सोशल गोल्स को अचीव करती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि बजट इज आल्सो नोन एज फिस्कल पॉलिसी। तो अपने इस बजट, जो बजट वो प्रिपेयर कर रही है, इसी बजट में ही वो अपने फिस्कल स्टेप लेती है। जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी उसके मेजर्स हैं कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, कंट्री में डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में, कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को लाने के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाने के, वो सारे वो गोल्स अपने इस बजट में ही, बजट को बनाकर ही वो अचीव करती है। तो हम इस सेशन में डिटेल में बजट को पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट की इनकम होती है, कैसे वो अपने एक्सपेंडिचर प्लान करती है, किस तरीके से वो डेवलपमेंट को प्लान करती है, किस तरीके के जो वो स्टेप ले रही होती है वो किस तरीके से लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। वो सारी चीजें हम इस सेशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बजट को। तो यहाँ पर हम यूनियन बजट में जाने से पहले पहले हम बजट के कुछ जनरल पॉइंट पढ़ लेते हैं, कुछ जनरल जो डेफिनेशन है बजट की वो देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बजट, कि बजट की डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम बजट की डेफिनेशन की बात करें तो बजट की एक सिंपल डेफिनेशन है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी आय और व्यय का एक स्टेटमेंट होता है बजट। बजट को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इस वर्ड बजट को हमने बचपन से सुना है, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से, और अपनी लाइफ में भी हमने इसे कई बार अप्लाई भी किया है जब हम बाहर पढ़ने गए या जॉब करने गए। तो बजट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हर एक इंडिविजुअल अपना बजट बना रहा होता है, हर एक फैमिली अपना बजट बना रही होती है, गवर्नमेंट अपना बजट बना रही होती है। बट गवर्नमेंट के बजट में या एक फैमिली के बजट में या एक इंडिविजुअल के बजट में काफी अंतर होता है। एक इंडिविजुअल का बजट और एक फैमिली का बजट सेम, ये सेम फॉर्मेट में बनता है, बट गवर्नमेंट का बजट डिफरेंट फॉर्मेट में बनता है। डेफिनेशन सेम है कि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए भी एक इंडिविजुअल के लिए डेफिनेशन सेम है, बट बनाने का जो फॉर्मेट है बजट का वो डिफरेंट है इन दोनों का। कैसे? जैसे कि आपसे बोला जाता है, आपने कई बार अपने घर में भी सुना होगा कि पैर उतने पसारो जितनी बड़ी चादर हो। सुना है? आई होप सुना होगा। तो पैर क्या हो गए आपके? पैर हो गए आपके एक्सपेंडिचर, और चादर क्या हो गई? इनकम हो गई। तो अगर आपकी चादर छोटी है तो आपको अपने पैर सुकुड़ने पड़ेंगे। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? पहले अपने एक्सपेंडिचर प्लान करती है कि कहाँ कहाँ उसे खर्चा करना है, किस किस सेक्टर में उसे पैसा लगाना है, किस किस सेक्टर में उसे डेवलपमेंट प्लान करना है। यानी वो पहले अपने एक्सपेंडिचर प्लान करेगी और फिर उन एक्सपेंडिचर के लिए वो क्या करेगी? इनकम जनरेट करेगी। अब वो इनकम अगर बात करें, जो उसके बाद इनकम सोर्सेज है उनसे तो करेगी करेगी, साथ में और भी इनकम सोर्सेज वो जनरेट कर सकती है, या अगर हम देखें वो बोरोइंग्स भी कर सकती है अपने उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए बजट बना रही होती है, तो उसे हर एक सेक्टर के लिए एक्सपेंडिचर प्लान करना होता है, और उसे अगर देखें आपको हर एक सेक्टर से जो लोग हैं उन्हें सेटिस्फाई करना होता है। एक जो बजट बनाने का, ये लोगों को सेटिस्फाई करने का एक जो पर्पस ये भी हो जाता है कि लोगों से वोट मिलते हैं। गवर्नमेंट को क्या मिलते हैं? वोट मिलते हैं। तो गवर्नमेंट वोट के लिए भी क्या करती है? लोगों के डेवलपमेंट को प्लान करती है। तो एक तो उसका, एक अगर हम देखें तो उसका, अगर हम बोल सकें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डेवलपमेंट बजट प्लान करना, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करती है, साथ साथ उसके बाद एक एक अगर बात करें, एक हम बोल सकते हैं मोटिवेशन भी है, वोट,
कि वोट के लिए भी वो लोगों के लिए बजट प्लान कर रही होती है। वो जो प्रोमिसेस उसने किए होते हैं अपने बजट, अपने मैनिफेस्टो में, बजट क्या होता है, बजट से पहले एक मैनिफेस्टो आता है जिसमें गवर्नमेंट बोल रही होती है कि अगर हमारी गवर्नमेंट रूल में आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, हम आपको ये भत्ता दे देंगे या हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो होते हैं प्रोमिस किए होते हैं वो भी उस टाइम वो फुलफिल कर रही होती है कि हम आपको लैपटॉप दे देंगे, मोबाइल दे देंगे, वाईफाई दे देंगे, कुछ भी। तो उस तरीके से वो अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए वो सारे एक्सपेंडिचर प्लान करती है कि हमने ये बोला, ये एक्सपेंडिचर होने चाहिए। तो अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए वो इनकम जनरेट कर सकती है, ठीक है, या इनकम बाहर से, या इनकम जनरेट करेगी, या जो इनकम आ रहे हैं वो तो है ही इनकम सोर्सेस तो उसके पास है ही, कि जो इनकम सोर्सेस हैं ये तो है ही हमारी इनकम। लेकिन अगर इनकम कम पड़ रही है उन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए तो वो और इनकम जनरेट करती है, लोन लेती है, बहुत सारी चीजें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले पैर फंसाती है, फिर उस हिसाब से अपनी चादर बनाती है। तो पैटर्न डिफरेंट है, डेफिनेशन सेम है। क्लियर? आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो बजट वर्ड है ये कहां से आया, बजट वर्ड ड्राइव कहां से किया गया। अगर हम देखें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में बजट नाम से कोई उल्लेख ही नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को राइट दिया गया है कंट्री के लिए बजट प्लान करने का, बजट प्रिपेयर करने का, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम से कोई वर्ड है ही नहीं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में बजट को डिफाइन किया गया है और किस नाम से किया गया। तो ये मैं अभी बताऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले कि कौन से आर्टिकल में है या किस नाम से है, हम ये पहले जान लें कि बजट वर्ड आया कहां से। बजट जो ये वर्ड आया, ये एक फ्रेंच का एक वर्ड है, बुगट या बुजेट हम बोल सकते हैं, बुगट या बुजेट। ये जो फ्रेंच का वर्ड है, इससे ये वर्ड बजट ड्राइव किया गया है। ठीक है, जो वर्ड बजट ड्राइव किया गया है ये फ्रेंच के बुगेट वर्ड से किया गया है। और ये बुगेट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इंग्लिश में बुगेट का मतलब होता है अ लेदर बैग। ठीक है, अब हम अपने पर्स जो होता है, पर्स को हम लेदर बैग बोलते हैं, तो पर्स में हम अपनी इनकम रखते हैं, उसी पर्स से खर्चा करते हैं। तो लेदर बैग को ही अगर बात करें, बोला गया है बुगेट फ्रेंच में, और उस बुगेट से वो जो वर्ड बजट ड्राइव किया गया वो बुगेट से ड्राइव किया गया। ठीक है, यानी वो वर्ड जो निकाला गया बजट, वो बुगेट से निकाला गया। तो ये जो लेदर बैग अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता था कि हमारे के यहाँ जो बजट प्रेजेंट किया जाता था वो लेदर बैग में किया जाता था। देखो यहाँ लिखा भी है, लेदर बैग आउट ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज ब्रॉट आउट एंड प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो हमारे के यहाँ जो बजट प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट में, आपने सुना होगा पार्लियामेंट में बजट सेशन होता है, जो आपका अगर देखें इन द एंड ऑफ द ईयर होता है। ठीक है, इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका अगर देखें बजट सेशन होता है, और बजट सेशन में बजट प्रेजेंट किया जाता है। तो बजट जो प्रेजेंट किया जाता है वो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा किया जाता है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो लेदर बैग में करते थे। पहले पहले क्या होता था कि लेदर बैग में बजट का स्टेटमेंट रख के लाते थे वो, कि हमने ये बजट प्लान किया कंट्री के लिए। और ये जो प्रथा है ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चली आ रही थी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस प्रथा को बनाया था, वो वही इस चीज को फॉलो करते थे कि लेदर बैग में बजट को लेके आते थे। ठीक है, बट वही बात है कि उस प्रथा को तोड़ दिया गया, उस रिचुअल को तोड़ दिया गया इंडिया ने, और 2019 में इंडिया ने रेड क्लोथ में रैप करके उस बजट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया, और बोला कि ये क्या है, ये बही खाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो दुकानों में अकाउंटेंट होते हैं वो रेड फाइल में क्या करते हैं, वो अपना अकाउंट स्टेटमेंट बना के रख रहे होते हैं। इसी तरीके से, और उसे बही खाता बोलते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसे एक इंडियन ट्रेडिशनल वर्ड दिया, बही खाता, और रेड क्लोथ में रैप करके उस बजट को प्रेजेंट किया। और फिर 2021 में वो जो बजट है वो रेड, अगर बात करें रेड फोल्डर में, एक रेड लिफाफे में अगर बात करें, टैबलेट रख के उस बजट को प्रेजेंट किया गया। तो 2021 का जो बजट था वो डिजिटल बजट था। वो पहला बजट था जो पहली बार डिजिटली उस बजट को प्रेजेंट किया गया भारत के इतिहास में। ठीक है ना, तो आजाद भारत के इतिहास में या भारत के ही इतिहास में अगर हम देखें तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि डिजिटल बजट भारत में प्रस्तुत किया गया 2021 में। तो बही खाता वाली जो प्रथा चालू करी थी 2019 में, उसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तोड़ दिया, और 2021 में वो रेड लिफाफे में उन्होंने टैबलेट के थ्रू बजट प्रेजेंट किया, यानी वो डिजिटल बजट था। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि ये लेदर बैग वाला जो पॉइंट था ये अब नलीफाई हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो बजट वर्ड ड्राइव हुआ है ये बुगेट पर से ही हुआ है। क्लियर? अब वही वाला क्वेश्चन कि बजट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है और किस नाम से डिस्क्राइब किया गया। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को जो डिस्क्राइब किया गया है वो आर्टिकल 112 यानी 112 के अंतर्गत डिस्क्राइब किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में बना है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इसे अच्छे से दिमाग में छाप लेना है। हमें हर एक आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बट कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनसे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जब भी बजट आता है, जब भी बजट अनाउंस होता है, तो बजट की हिस्ट्री या बजट के जो जनरल पॉइंट है वो भी अखबार में आ रहे होते हैं और वो लोगों को पता होने चाहिए। वो अखबार में या न्यूज़पेपर में इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। ये जनरल इंफॉर्मेशन में रखा गया है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे क्या भारत सरकार बजट प्रस्तुत करती है, भारत सरकार के पास राइट जो है वो आर्टिकल 112 के अंतर्गत है। और बजट को जो डिस्क्राइब किया गया है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से किया गया है, यानी हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट नाम से कोई भी उल्लेख नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट को डिस्क्राइब किया गया है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से किया गया। इसे अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन करना है आर्टिकल 112 में। क्लियर है? तो यहां पर ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो अब अगर देखें यहां पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बजट है वो भारत में सबसे पहले कब प्रस्तुत हुआ। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 1950 में बन के तैयार हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो 26 जनवरी 1950 में बनके तैयार हुआ ना। तब वहां पर बजट का कॉन्सेप्ट वहां पर इन्होंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से या आर्टिकल 112 में उसे डिस्क्राइब किया। तो क्या अगर देखें 1950 से पहले बजट नहीं बनता था, 1950 से पहले ही बजट बनता था, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसे आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से डिस्क्राइब किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया और कब किया। तो भारत में सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत किया वो किया सर जेम्स विल्सन ने। कितने किया? सर जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 में। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, और उस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो हम हार गए थे, इंडिया हार गई थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो उसके बाद जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया था और वहां पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म हो गई थी। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी उसमें जितने भी जो मिनिस्टर थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो जिस तरीके से वो गवर्नमेंट अपने यहाँ ब्रिटिश में रन करते थे, ठीक है ना, ब्रिटेन में रन करते थे, उसी तरीके से वो गवर्नमेंट इंडिया में भी रन करने लगे। तो गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट में हर एक डिपार्टमेंट के अलग मिनिस्टर थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे 1860 के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सर जेम्स विल्सन थे और उन्होंने भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 में बजट को प्रस्तुत किया। क्लियर है? तो जैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स अपनी गवर्नमेंट रन करते थे, वैसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में इंडिया में भी वो रन करने लगे थे कंट्री को। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब देश आजाद हो गया तो आजाद भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया। तो हमारा जो देश आजाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था। और जो जब देश आजाद हुआ था तब जो भारत में गवर्नमेंट थी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी। कैसी गवर्नमेंट थी? इंटरिम। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्पररी गवर्नमेंट थी। तो ये जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी ये भारत के लिए जो भी अगर बात करें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो लिए हुई थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट के उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आर के शनमुखम चिट्टी। कौन थे? आर के शनमुखम चिट्टी। आपको ने ये शायद नाम भी ना सुना हो, लेकिन उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आर के शनमुखम चिट्टी थे। क्योंकि अगर हम देखो अगर बात करें हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुए वो 1950 के बाद हुए, यानी 1951 में हुए। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद भारत में इलेक्शन हुए। उससे पहले जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक जो गवर्नमेंट रन हो रही थी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी टेम्पररी गवर्नमेंट थी। ये जो टेम्पररी गवर्नमेंट थी ये वो मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जिन मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया था उन्हीं मेंबर्स की को मिला के ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी इसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आर के शनमुखम चिट्टी थे। और आर के शनमुखम चिट्टी ने 26 नवंबर 1947 में आजाद भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया था। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया। तो आर के शनमुखम चिट्टी ने। और अगर हम देखें भारत में सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत किया वो किसने किया? वो सर जेम्स विल्सन ने किया 7 अप्रैल 1860 में। आई होप ये पॉइंट क्लियर होंगे। आपको ये डेट ये ईयर भी याद करनी है और ये नाम भी याद रखने हैं।
इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर? देन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में जो बजट एक प्रेजेंट किया जाता है वो कौन सी तारीख को किया जाता है, कौन से मंथ में किया जाता है? तो भारत में जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो 1 फरवरी 2017 को किया 1 फरवरी को किया जाता है। यानी हर साल बजट, भारत में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो 1 फरवरी को किया जाता है। और ये जो 1 फरवरी को भारत में बजट प्रस्तुत हो रहा है, ये ईयर 2017 से हो रहा है। सन 2017 में से भारत में जो बजट प्रेजेंट हो रहा है वो 1 फरवरी को हो रहा है। तो क्या सर 2017 से पहले 1 फरवरी को नहीं होता था? हाँ जी, नहीं होता था। 2017 से पहले जो भारत में बजट प्रेजेंट होता था वो 28 फरवरी को होता था। ठीक है ना? यानी लास्ट वीक ऑफ फेब में होता था। तो 1 फरवरी 2017 से द बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ फेब बिफोर इट वाज प्रेजेंटेड ऑन लास्ट वीक ऑफ फेब, दैट इज ऑन 28 फेब। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो बजट है वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में प्रस्तुत किया जाता है और जो बजट लागू होता है वो 1 अप्रैल से होता है। यानी जो बजट फरवरी में प्रेजेंट किया जा रहा है इसे लागू होना होता है 1 अप्रैल से। देखो, जब गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है या फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो भी अमाउंट एलोकेट कर रहे होते हैं, जो भी वो डेवलपमेंट प्लान कर रहे होते हैं, उन डेवलपमेंट प्लान्स पे, उन एलोकेशंस पे, जो भी फंड एलोकेट किया गया है उन पर डिस्कशन होता है। उस पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, डिस्कशन किया जाता है कि इस पैसे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च किया जा रहा है, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। ठीक है? तो पब्लिक के पैसे को कहाँ कहाँ पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज किया जा रहा है, तो वहां पे डिस्कशन होता है। कहीं पर कोई डिफॉल्ट हुआ, कहीं पे कुछ कमी लगी, तो वहां पे उस कमी को बताया जाता है या उस डिफॉल्ट को भी बताया जाता है। क्लियर है? तो वहां पर अगर बात करें डिस्कशन होता है, तो पहले 28 फरवरी को होता था बजट प्रेजेंट और 1 अप्रैल से लागू होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि डिस्कशन टाइमिंग काफी बढ़ जाता था। कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते थे कि डिस्कशन टाइमिंग बढ़ जाता था और वो जो जितने भी उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हुए हैं या जितने भी सेक्टर्स के लिए जो फंड एलोकेट किया हुआ है, वो हर एक सेक्टर के लिए अगर हम देखें तो 1 अप्रैल से बजट नहीं लागू हो पाता था। यानी जो बजट को लागू होना होता है 1 अप्रैल से होना होता है। लेकिन कई बार कुछ सेक्टर्स में डिस्कशन टाइमिंग इतना बढ़ जाता था कि वहां पर वो 1 अप्रैल से वो बजट उन सेक्टर्स में लागू नहीं हो पाता था, यानी उनके लिए वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी, क्योंकि डिस्कशन टाइमिंग बढ़ जाता था। तो कई बार क्या होता था कि जो बजट इंप्लीमेंट हो रहा है कुछ सेक्टर्स में, वो मई में हो रहा है या जून में हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से 1 अप्रैल को ही पूरा बजट लागू हो जाए, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाए 1 अप्रैल से ही। इसी वजह से डिस्कशन टाइमिंग को बढ़ाने के लिए उन्होंने 28 फरवरी की जगह कितना कर दिया, 1 फरवरी, कि वहां पे पूरा 2 मंथ का टाइम मिल सके डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट को बजट सेशन में। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2017 से भारत में 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जा रहा है और ये नीति आयोग की एडवाइस पे किया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के डेवलपमेंट के लिए जो अब योजनाएं बनाती है, जो स्कीम बनाती है, वो नीति आयोग बनाती है। तो नीति आयोग अगर हम बोल सकते हैं एडवाइस पे कंट्री में ये डिसीजन लिया गया। क्लियर? और एक डिसीजन और लिया गया कि पहले क्या होता था कि पहले जो रेलवे बजट है, जो रेल बजट है या रेलवे बजट है, ये ये 28 फरवरी से 2 दिन पहले, यानी 28 फरवरी को अगर यूनियन बजट आता था तो बिफोर 2 डेज, 2 दिन पहले अगर हम देखें तो रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है? ये एक रिचुअल चला आ रहा था। ठीक है? लेकिन वहां पर 2017 में ही अगर बात करें, इस रिचुअल को भी खत्म किया गया और बोला गया कि वहां पर हम जो रेल बजट है उसे अब हम मर्ज कर देंगे। हम ये जो एक्स्ट्रा डेज जा रहे हैं रेल बजट के, उसे हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे उसमें, हम यूनियन बजट के साथ ही रेल बजट को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? जिससे टाइमिंग वहां पे ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन के लिए दी जा सके। तो भारत में क्या हुआ कि 1 फरवरी 2017 को ही अगर हम देखें तो रेल बजट मर्ज हो गया यूनियन बजट में। तो फ्रॉम 1 फेब 2017 रेल बजट वाज मर्ज इनटू यूनियन बजट। बिफोर दैट रेल बजट वाज प्रेजेंटेड 2 डेज बिफोर ऑन यूनियन बजट। ठीक है? तो 1 फरवरी 2017 से भारत में रेल बजट को मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट में। और मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा रेल बजट से रिगार्डिंग। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जो पहली रेल चली थी, जो रेलवे चली थी, कहां से कहां तक चली, और कब चली थी? तो भारत में पहली रेलवे 1853 में चली थी, बॉम्बे टू ठाणे। ये पेपर में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत एक जनरल नॉलेज में आता है ना। तो ये जनरल नॉलेज हम सबको होनी चाहिए कि भारत की जो पहली रेलवे है वो 1853 में बॉम्बे टू ठाणे चली थी।
और जब भारत में रेलवे 1853 से चल रही है, तो जब बजट 1860 से प्रेजेंट होना स्टार्ट हुआ था, तब रेल बजट भी आम बजट के साथ ही आता था। यानी जो कंट्री के लिए बजट प्लान किया जा रहा है, उसके साथ ही रेल बजट को भी प्लान किया जाता था। बट फिर रेलवे का बिजनेस बढ़ने लगा, रेलवे का नेटवर्क, उसकी ब्रॉडनेस बढ़ने लगी, और उसे देखते हुए उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई 1921 में, रेल बजट से रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था एक्वर्थ कमेटी। ठीक है। इस एक्वर्थ कमेटी में टोटल 10 मेंबर्स थे। कितने मेंबर? टोटल 10 मेंबर्स थे। और इस एक्वर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1924 में रेल बजट वॉज सेपरेटेड। रेल बजट को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। तो 1924 से भारत में रेल बजट अलग प्रेजेंट होता था और यूनियन बजट अलग प्रेजेंट होता था। क्लियर है? फिर आफ्टर 92 इयर्स फ्रॉम 2017 रेल बजट को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट में। तो ये है पूरा रेल बजट का इतिहास। क्लियर है? तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो नीति आयोग की एडवाइस पे रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया। ठीक है। फिर देन एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा बार भारत में जो बजट प्रेजेंट किया, वो किस फाइनेंस मिनिस्टर ने किया? तो सबसे ज्यादा बार जो भारत में, आजाद भारत में जो बजट प्रेजेंट किया गया जिस फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, वो थे मोरारजी देसाई। टोटल इन्होंने 10 टाइम्स भारत में बजट प्रेजेंट किया है, आजाद भारत में। मोरारजी देसाई जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। और जब बात करें आगे जाके, ये कांग्रेस से सेपरेट हो गए थे, और कांग्रेस से सेपरेट होने के बाद इन्होंने एक अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। और बोला भी जाता है कि ये बोला क्या जाता है, ये फैक्ट भी है कि मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी थे। तो 1978 में, 1978 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे, और ये कांग्रेस से सेपरेट हो गए थे, और एक डिफरेंट पार्टी थी जिसका नाम था जनता पार्टी, उसके ये लीडर थे। ठीक है, जनता पार्टी के लीडर थे। तो भारत में पहली बार 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, वो 1978 में आई थी। 1951 से लेके 1977 तक हम बोल सकते हैं भारत में कांग्रेस रही थी। और 1978 में जब इलेक्शन हुए, तो वहां पे जो गवर्नमेंट आई, वो मोरारजी देसाई जी, मतलब जनता पार्टी आई, और उसके जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। और एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने टोटल 10 टाइम्स बजट प्रेजेंट किया, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर 10 टाइम्स। और फिर दूसरा जो नाम है, वो पी चिदम्बरम जी का है, जिन्होंने टोटल 9 टाइम्स किया। क्लियर है? आई होप ये सारे जनरल पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इन सारे जनरल पॉइंट से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। आपको डेट, ईयर, नाम की सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, और इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम यूनियन बजट को। हम यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बजट को प्लान करती है। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो बजट प्लान किया जा रहा होता है, तो दो चीजों पे फोकस होता है। एक होता है सोशल डेवलपमेंट, क्या? एक होता है आपका सोशल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए बजट प्लान किया जाता है। और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बजट प्लान किया जाता है। जो गवर्नमेंट बजट प्लान कर रही होती है, वो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कर रही होती है। क्योंकि गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, और अपनी इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए वो बजट प्लान करती है। जैसे कि मैंने अपने कई सेशन में बताया है कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के हाथ में पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल है। जो पावर है इकोनॉमी को चलाने की, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। इसी तरीके से गवर्नमेंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं। आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ोगे या देखोगे, तो वहां पर अगर बात करें, एक पार्ट है जिसमें डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ते हो। पार्ट अगर हम देखें तो 4 में है। ठीक है, पार्ट 4 में आपको मिल जाएगा डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो गवर्नमेंट अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर उसे बताई गई हैं कि गवर्नमेंट अगर है तो उसके हाथ में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो गई? कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, जो रिच एंड पुअर का गैप है वो ना रहे। ठीक है, और सबको अगर बात करें, सहायता प्रोवाइड करे, जो भी मतलब फाइनेंशियल हेल्प है, एजुकेशन प्रोवाइड करे। यानी जो भी अगर बात करें, जो सामाजिक जो भी उसके दायित्व है, उन्हें पूरा करे। ठीक है, इक्वलिटी प्रोवाइड करे। और
उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर बात करें उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको फुलफिल करने के लिए, या अगर बात करें उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए वो सोशल डेवलपमेंट फोकस करते हुए बजट प्लान करती है। और साथ में अगर देखें तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो बजट प्लान करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो ऑब्जेक्टिव हैं, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो ऑब्जेक्टिव है तो दो बजट भी होंगे, कि सोशल डेवलपमेंट के लिए अलग बजट प्लान बनाती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अलग बजट प्लान करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप यार आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखते हैं आगे। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो बजट प्लान किया जाता है डेट इज रेवेन्यू बजट, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बजट प्लान किया जाता है डेट इज योर कैपिटल बजट। तो दो बजट प्लान किए जाते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। और मैंने क्या बोला, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट का अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है और कैपिटल बजट का अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है, लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। रेवेन्यू बजट का जो फोकस होता है वो सोशल डेवलपमेंट पर होता है। ठीक है, रेवेन्यू बजट का जो फोकस है वो सोशल डेवलपमेंट है, यानी सामाजिक विकास के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए बजट बनाया जाता है। यानी जो रेवेन्यू बजट बनाया जाता है इट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, पब्लिक सोशल वेलफेयर बोल सकते हैं। ठीक है ना, पब्लिक का जो अगर बात करें तो सोशल वेलफेयर है उसके लिए बजट बनाया जाता है, और पब्लिक के इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए कैपिटल बजट बनाया जाता है। ठीक है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। धीरे धीरे आपको सारी पॉइंट आप पढ़ते जाओ, समझते जाओ, और फिर बाद में आप सारे पॉइंट्स को जब कनेक्ट करोगे तो अच्छे से पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट का अपना एक स्टेटमेंट होगा इनकम एक्सपेंडिचर का, वो है आपका रेवेन्यू रिसीव्ड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए, यानी कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे रिसिप्ट के बारे में कि अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो उनके सोशल वेलफेयर के लिए, उनकी एजुकेशन पे, या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, या रिच एंड पुअर का जो गैप खत्म करना उसके लिए, या अगर देखें तो जो भी अगर देखें जो भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, उन्हें फुलफिल करने के लिए, उसके बाद पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो वो जो पैसे कहाँ से आ रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट में, कि वो पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। देखो, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हमें कई बार बहुत सारी चीज फ्री में प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है ना, कई बार फ्री में चीज प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी सिक्योरिटी एक तरीके से फ्री है, आपको पुलिस सर्विसेज मिल रही हैं, आपको आर्मी सर्विसेज मिल रही हैं। ठीक है, आर्मी आपके लिए बॉर्डर पे खड़ी है, पुलिस आपके लिए है। साथ ही साथ अगर हम देखें, आपको एम्बुलेंस आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती है, फायर ब्रिगेड फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही है कि उसे अपने सिटीजन्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी है। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये सारी चीजें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इनकी कॉस्ट होती है। ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से हमें पे नहीं करना पड़ा उन्हें पर्टिकुलरली, बट हमारे बिहार पे जो पे कर रही है वो कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो यही बात हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पैसा खर्च कर रही है हमारे ऊपर, हमारी सिक्योरिटी पे, हमारी हेल्थ पे, हमारी एजुकेशन पे। कई बार देखते हो ना कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, आपको फ्री इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है, फ्री वैक्सीनेशन कराई जा रही हैं। तो ये चीजें फ्री कैसे कराई जा रही है, पैसा आ कहाँ से रहा है। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि रेवेन्यू रिसीव्ड कहाँ से होती है, कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, और इस पैसे को गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान करता है सोशल डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर में। ठीक है ना, जो उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनमें वो इस पैसे को कैसे खर्च करता है। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल बजट का अपना एक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट होगा इनकम और एक्सपेंडिचर का, कैपिटल रिसीव्ड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पर कैपिटल बजट में मैंने बताया क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी ये जो बजट होता है ये कंट्री के बिजनेस के लिए होता है। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, जब देश का व्यापार बढ़ेगा, देश का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। तो इसमें देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए बजट प्लान किया जाता है। और फिर हम देखेंगे देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आता है, और इस पैसे को
किस तरीके से वो खर्च करती है जिससे देश का व्यापार बढ़े। देश का व्यापार बढ़ेगा तो कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी और कंट्री में जो बेरोजगारी है वो कम होगी। तो ये सारे पॉइंट हम डिटेल में अच्छे से अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।